हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्त आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बहुत शानदार प्रश्न करने वाले हैं। सबसे पहले आप कोशिश कीजिएगा, इनको लगा के देखिएगा। ये वो प्रश्न हैं जो राजस्थान सुपरवाइजर के पेपर में आए हुए हैं। इसके अलावा ये ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो 2017 के एग्जाम में भी पूछे गए हैं, तो इसलिए मैं ये लेके आई हूँ। तो इसको बहुत ध्यान से एक एक क्वेश्चन को समझिएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताती जाती हूँ, तो एक्स्ट्रा फैक्ट भी बहुत अच्छे से कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं करना। हर एक फैक्ट याद करते जाइएगा साथ में ही, जिससे दोबारा से रिवीजन ना करना पड़े। पहला क्वेश्चन है कि भिन्न भिन्न राज्यों में आश्रम स्थापित करने में केंद्र और राज्य का प्रतिशत कितना है। देखो, ये आश्रम जो स्थापित किया जाता है, इस आश्रम का मतलब होता है आश्रम विद्यालय, है ना। ये जनजाति कार्य मंत्रालय की जो योजनाएं हैं, जनजाति विभाग की जो योजनाएं हैं, उसमें ये आता है। उसमें ये आया था 2017 के पेपर में, ये क्वेश्चन आया था कि अगर अलग अलग राज्यों में आश्रम विद्यालय को स्थापित करना हो तो केंद्र और राज्य का जो निधि का प्रतिशत रहेगा वो कितना अनुपात में रहेगा। तो उनका जो प्रतिशत रहेगा वो 50:50 का रहता है। और ये इसको जो लागत प्रदान करता है, निर्माण लागत जो प्रदान करता है इन आश्रमों के लिए, जो स्कूल आश्रम रहते हैं, विद्यालय आश्रम रहते हैं, उनको जो निर्माण लागत प्रदान करता है वो जनजातीय कार्य मंत्रालय करता है। कौन करता है? जनजातीय कार्य मंत्रालय जो है वो निर्माण लागत प्रदान करता है। ये भी पूछा जाता है कि आश्रम स्थापित करने के लिए निर्माण लागत कौन प्रदान करता है। तो जो जनजातीय कार्य मंत्रालय है वो निर्माण लागत प्रदान करता है। राज्य सरकार क्या करती है? इन विद्यालयों के संचालन और समग्र रखरखाव के लिए जिम्मेदार होती है, जिसमें शिक्षा का माध्यम का चयन, कि शिक्षा किस माध्यम में होना चाहिए, ये भी राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। कि किसी स्कूल में अगर आश्रम खोल रहे हैं किसी राज्य में, तो उसका जो जनजाति आश्रम खोल रहे हैं, जनजातियों के लिए खोल रहे हैं, तो निर्माण तो करवाएगा जनजातीय कार्य मंत्रालय, और राज्य सरकार का दायित्व रहेगा कि वहाँ पर किस तरह से रखरखाव होना है, वहाँ पे कौन सी भाषा में स्कूल जो है बनाना है, किस माध्यम का चयन करना है, ये सब जो रहेगा वो किसकी जिम्मेदारी रहेगी? राज्य सरकार की जिम्मेदारी रहेगी। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है जो संयोजी ऊतक है, संयोजी ऊतक में पाया जाने वाला कैंसर कौन सा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आने वाले को, ये हर एक क्वेश्चन ऐसा है कि जो आने वाला है। संयोजी ऊतक में पाया जाने वाला कैंसर कौन सा होता है? कैंसर फाउंड इन कनेक्टिव टिश्यू। देखो, जो संयोजी ऊतक में पाया जाएगा, संयोजी ऊतक के अंदर क्या भरा होता है? फ्लूइड भरा रहता है। फ्लूइड मतलब कोशिका द्रव्य भरा रहता है, और कोशिका द्रव्य को हम क्या बोलते हैं? सारकोमा बोलते हैं। तो संयोजी ऊतक के अंदर जो कैंसर पाया जाएगा उसको हम कौन सा कैंसर बोलेंगे? उसको हम सारकोमा कैंसर बोलेंगे। ये दुर्लभ प्रकार का कैंसर होता है। ये संयोजी ऊतकों में ट्यूमर को भी बना देता है। ये संयोजी ऊतकों में ट्यूमर का रूप भी ले लेता है, जिसको हम ट्यूमर बोलते हैं, गठान बोलते हैं हिंदी में। संयोजी ऊतक वो होते हैं जो हमारे शरीर के अंगों में दूसरी संरचनाओं को जोड़ते हैं। सारकोमा जो होता है वो अंदर पाया जाता है, ऊतक के अंदर पाया जाता है। जो सेल फ्लूइड पाया जाता है उसी को ही हम सारकोमा बोलते हैं। और ये कई प्रकार का होता है। एक होता है नरम ऊतक सारकोमा होता है, एक हड्डी में सारकोमा होता है, एक अस्थि सारकोमा होता है, एक सौम्य सारकोमा होता है। जब सारकोमा में कैंसर हो जाता है तो एक गठान पड़ जाती है, और उस गठान में क्या होता है? दर्द नहीं होता है। और इसका उपचार वही है, कीमोथेरेपी सबसे ज़्यादा मेन जो उपचार है आजकल कीमोथेरेपी है, लक्षित सर्जरी है, इम्यूनोथेरेपी है। ये सारी चीज़ इसके में की जाती है, तो याद रखिएगा। ल्यूकोमिया जो होता है वो रक्त में पाया जाने वाला कैंसर होता है, उसको हम ल्यूकेमिया बोलते हैं। तो जहाँ पर भी सारकोमा आ जाए तो याद रखिएगा। इसके अलावा जो कार्सिनोमा होता है वो उपकला जो कोशिकाएं होती हैं, ऊपर की जो कोशिकाएं होती हैं, उनको जो प्रभावित करता है उसको हम कार्सिनोमा कैंसर बोलते हैं। ये ऊतक से शुरू होता है और शरीर की आंतरिक और बाहरी सतह को प्रभावित करता है। जैसे कि भ्रूण जनन होता है, जब भ्रूण का निर्माण होता है तो उसके दौरान 3 स्तर उत्पन्न होते हैं, एंडोडर्मल, मेसोडर्मल और एक्टोडर्मल। इन्हीं तीनों परतों के द्वारा जो कैंसर उत्पन्न होता है उसको हम कार्सिनोमा कैंसर बोलते हैं। कार्सिनोमा होता है ये।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रोग को हम जलोढ़ रोग या वाटर बोर्न डिसीज भी बोलते हैं। देखो यहाँ पे जलोढ़ रोग आ रहा है, जलोढ़ रोग याद रखना, जलोढ़ रोग हो गया या आपका हैजा रोग हो गया या फिर वाटर बोर्न रोग हो गया, एक ही चीज़ होती है। तो जलोढ़ रोग किसको बोलते हैं? जलोढ़ रोग हैजा रोग को बोलते हैं। जलोढ़ रोग क्या होता है? जलोढ़ रोग हैजा रोग को बोला जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है जलोढ़ रोग में, इसको हम नीली मौत भी बोलते हैं, इसको सामाजिक रोग भी बोलते हैं। पूरा समाज का ही रोग हो जाता है, अगर एक व्यक्ति को हो गया तो पूरे समाज को हो जाता है। ये बैक्टीरिया के कारण होता है, विब्रियो कैलोरी नामक बैक्टीरिया होता है, कोलेरा बैक्टीरिया होता है विब्रियो कोलेरा, उसके कारण ये है जो होता है ये हैजा हो जाता है। इसके अलावा एक जलोढ़ से याद रखना, एक जलोदर रोग भी होता है, जलोदर, एक जलोदर रोग भी होता है। जलोदर रोग क्या होता है? जलोदर रोग में पेट में असामान्य मात्रा में तरल पदार्थ जमा हो जाता है, जिसको हम एसाइटिस भी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं हम जलोदर को एसाइटिस। इसमें इसमें क्या होता है कि शरीर पानी नहीं निकाल पाता है और जिसके कारण हृदय, यकृत, वृक्क में विकार उत्पन्न हो जाते हैं, प्रॉब्लम उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा जलोढ़ रोग और जलोदर रोगों में दोनों में अंतर याद रखिएगा। हैजा को बोलते हैं जलोढ़ रोग या वाटर बोर्न डिसीज भी बोलते हैं। इसमें गंभीर दस्त होते हैं, जी घबराता है, ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है। ठीक है, और किसके माध्यम से फैलता है? ये दूषित भोजन या दूषित पानी के माध्यम से फैलता है। बात करते हैं हम प्लेग की, तो प्लेग को काली मौत बोलते हैं। प्लेग को कौन सी मौत बोलते हैं? काली मौत बोलते हैं। और हैजा को कौन सी मौत बोलते हैं? हैजा को नीली मौत बोलते हैं, क्योंकि ये पानी के कारण होती है। हैजा को हम नीली मौत बोलते हैं और हैजा को नीली मौत बोलते हैं और प्लेग को क्या बोलते हैं? काली मौत बोलते हैं। बात करें मलेरिया की, तो मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है। मलेरिया के 4 प्रकार होते हैं। बाइवेक्स फैल्सीफेरम जो प्रकार होता है वो इसका मतलब सबसे बेकार प्रकार होता है। इसके बाद एक ओवेल प्रकार होता है, वो बहुत दुर्लभ प्रकार होता है। और फैल्सीफेरम और बहुत ज़्यादा फैल्सीफेरम वाला जो बुखार है वो बहुत ज़्यादा देखा जाता है, वही सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है और ख़तरनाक भी होता है। अगर समय पर इलाज नहीं कराए तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, रोग को टीकाकरण प्रतिरक्षण द्वारा नहीं रोका जा सकता। इनमें से किस रोग को प्रतिरक्षण टीकाकरण द्वारा नहीं रोका जा सकता? एंजाइना को नहीं रोका जा सकता। पोलियो को तो रोका जा सकता है। पोलियो की वैक्सीन 2 प्रकार की होती है, एक होती है ओरल पोलियो वैक्सीन और एक होती है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। ओरल पोलियो वैक्सीन किसने बनाई थी? सॉविन ने बनाई थी। ओरल पोलियो वैक्सीन कब बनाई थी? 1961 में। और इनएक्टिवेट पोलियो वैक्सीन बनाई थी साल्क ने। साल्क ने कब बनाई थी? 1955 में बनाई थी। इनएक्टिवेटेड जो पोलियो वैक्सीन है उसको इंट्राडर्मल मोड द्वारा दिया जाता है। ओरल पोलियो वैक्सीन को मौखिक दिया जाता है, 2 बूंद जिंदगी की 2 बूंद दी जाती है। इसकी टोटल 5 खुराक ओपीवी की दी जाती है और आईपीवी की टोटल 3 खुराक दी जाती है, 6, 14 सप्ताह और 9वें महीने में दी जाती है। बात करें डिप्थीरिया की वैक्सीन डीपीटी वैक्सीन के साथ संयुक्त रूप से दी जाती है, जो डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टेटनस बोलते हैं। इसका मोड आईएम मोड रहता है और ये जो रहती है शुरू की 3 डोज जो होती हैं डिप्थीरिया की, वो पेंटावेलेंट वैक्सीन के साथ दी जाती है। कब दी जाती है? 6वें, 10वें और 14वें सप्ताह में। बात करें अगर हम तपेदिक की, तो तपेदिक के लिए बीसीजी वैक्सीन दी जाती है, बैसिलस कैलमेट गुइरिन इसको हम बोलते हैं। ये जन्म के तुरंत बाद दी जाती है, इसकी एक ही खुराक दी जाती है। इसको जन्म के तुरंत बाद ही देने का बोला जाता है, लेकिन किसी कारण से बच्चे की तबीयत खराब है, अगर नहीं दिया गया है तो उसको 1 साल के अंदर अंदर दे सकते हैं। जब शुरू में इसकी खुराक दी जाती है बीसीजी की, तो 0.05 ml दी जाती है और बाद में जब इसकी खुराक दी जाती है, अगर ऐसा जन्म के तुरंत बाद अगर नहीं दे पाए हैं तो 0.1 ml इसकी मात्रा दी जाती है। ठीक है, तो क्विज और जबकि एंजाइना जो होती है, एंजाइना ऐसी बीमारी नहीं है कि इसको हम टीकाकरण द्वारा रोका जा सके या प्रतिरक्षण द्वारा इसको रोका जा सकता है, तो एंजाइना इसका आंसर हो जाएगा। बाकी जो बीमारी होती हैं उनको हम वैक्सीनेशन द्वारा बोल सकते हैं। एंजाइना क्या होता है? अचानक से सीने में दर्द हो गया है, जलन पड़ रही है, जब दिल में खून का प्रवाह नहीं होता है तो एकदम से हार्ट में पेन होने लगता है ना, तो वो सीने में जो होने वाला दर्द होता है उसको हम एंजाइना बोलते हैं। ये दिल की धमनी का एक लक्षण है, बोलते हैं एंजाइना पेन हो रहा है, तो वो यहीं पे दिल में जो दर्द होता है, ब्लड सर्कुलेशन एकदम प्रॉपर काम नहीं करता है पूरे शरीर में, तो कहीं कहीं पर शरीर में दर्द होने लगता है, पेन होने लगता है, उसी को ही हम एंजाइना बोलते हैं। तो एंजाइना के लिए कोई भी वैक्सीन नहीं है, बाकी तीनों के लिए वैक्सीन है। अगला क्वेश्चन है, सिकल सेल एनीमिया किसका एक उदाहरण होता है? देखो सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, देखो जनरली हमारे जो शरीर होता है उसमें आरबीसी पाई जाती हैं, रेड ब्लड सेल्स पाई जाती हैं,
तो जो आरबीसी होती हैं वो किस आकार की होती हैं? आरबीसी जो होती हैं वो गोलाकार आकार की होती हैं, इस प्रकार की होती हैं। आरबीसी जो होती हैं गोलाकार आकार की होती हैं। रक्त का एक घटक होता है, इसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन होता है। तो इस प्रकार की आरबीसी पाई जाती हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये जो ब्लड सेल्स है ना, गोल गोल वाली, वो ऐसी आकार की हो जाती हैं, ऐसी ऐसी आकार की हो जाती हैं, मतलब ये हंसिए के आकार की हो जाती हैं। तो जब ये गोल, जो हमारे शरीर की जो रेड ब्लड सेल्स हैं जो गोलाकार होती हैं, तो जब वो हंसियाकार आकार की हो जाती हैं, तो देखो ये जब ऐसी हो जाएंगी तो इनकी संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब जब यहाँ पे नाम से ही समझ में आ रहा है एनीमिया, तो एनीमिया का मतलब हमारे शरीर में आरबीसी की तो कमी हो ही रही है। लेकिन उसको सिकल सेल क्यों बोलते हैं? सिकल मतलब होता है हंसिया, सिकल को हम हिंदी में बोलते हैं हंसिया। तो क्योंकि ये हंसिया के आकार की हो जाती है, इसलिए हम इसको सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं। 11वें गुणसूत्र में परिवर्तन के कारण ये सिकल सेल एनीमिया होता है। इसमें बिंदु उत्परिवर्तन होता है। क्या होता है? इसमें बिंदु उत्परिवर्तन होता है, जिसके कारण ये हो जाती है। जनरली जो आरबीसी होती है उसका कार्यकाल लगभग 120 दिन होता है। लेकिन जब सिकल सेल एनीमिया हो जाता है, उसकी जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो हंसिए के आकार की हो जाती हैं, तो वो 3-4 दिन में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। ज़्यादा दिन समय तक नहीं रह पाती, जिससे व्यक्ति के शरीर में आरबीसी की कमी हो जाती है। लगभग 0.3 जो मिलीग्राम आयरन चाहिए होता है 1 ग्राम हीमोग्लोबिन बनने के लिए। तो अगर इसको कमी को हमें मिटाना है, तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा आयरन लेना पड़ेगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा खून बने और आरबीसी का निर्माण हो सके। आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? आरबीसी को एरिथ्रोसाइट के नाम से भी जानते हैं। याद रखना, आपसे पूछ सकते हैं, क्वेश्चन देंगे कि इनमें से आरबीसी क्या है? एरिथ्रोसाइट है, ल्यूकोसाइट है, थ्रोम्बोसाइट है। तो याद रखना, जो एरिथ्रोसाइट होता है ना, वही आरबीसी होता है। और ये कहाँ पे बनता है? ये अस्थि मज्जा में बनती हैं। आरबीसी कहाँ बनती हैं? आरबीसी बनती हैं अस्थि मज्जा में। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आरबीसी कहाँ बनती हैं? अस्थि मज्जा में बनती हैं। और खून का महत्वपूर्ण घटक होती हैं। ये कोशिकाएं हीमोग्लोबिन से बनी होती हैं। हीमोग्लोबिन एक आयरन युक्त प्रोटीन होता है। ठीक है। प्रोटीन ऑक्सीजन को, ये जो प्रोटीन होता है हीमोग्लोबिन, ये क्या करता है? ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के हर हिस्से तक पहुंचाता है। ये तो याद रखिएगा। सिकल सेल एनीमिया में क्या हो जाता है? हंसिए के आकार की हो जाती हैं। 11वें गुणसूत्र में परिवर्तन होता है। और क्या होता है इसमें? और क्या होता है आरबीसी में? इस सिकल सेल एनीमिया जब हंसिए के आकार के हो जाएंगी, तो इनकी संख्या क्या होगी? कम हो जाएगी। आमतौर पर पुरुषों में आरबीसी की संख्या लगभग 4.7 से 6.1 मिलियन प्रति माइक्रोलीटर होती है। मतलब प्रति माइक्रोलीटर में 4.7 से 6.7 मिलियन आरबीसी होती हैं। महिलाओं की बात करें तो 4.2 से 5.4 मिलियन महिलाओं में आरबीसी होती है। आरबीसी की संख्या का कितनी है पता लगाने के लिए टेस्ट किया जाता है। इसके लिए ब्लड टेस्ट किया जाता है और उसमें मौजूद आरबीसी की संख्या गिनी जाती है, जिनको हम आरबीसी परीक्षण भी कहते हैं। तो ये सारे फैक्ट याद रखिएगा। एक और याद रखिएगा, आरबीसी में केंद्रक नहीं होता। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिंदु परिवर्तन हो जाएगा। पॉइंट म्यूटेशन भी इसको बोलते हैं। सिकल सेल एनीमिया किसका उदाहरण होता है? एपिस्टोटिस का होता है, सप्रभुत्व का होता है, प्लियोटॉपी का होता है, अधूरा है। तो ये प्लियोटॉपी होता है, मतलब बहुरूपिता होती है। जो कोशिका होती है वो बहुरूप में आ जाती है। जो आरबीसी होती है बहुरूप में आ जाती है और बहुसंख्या में आकर ये बहुसंख्या में हंसिया के आकार की हो जाती है और मानव शरीर को प्रभावित करती है। तो सिकल सेल एनीमिया किसका उदाहरण होता है? प्लियोटॉपी का उदाहरण होता है। प्लियोटॉपी क्या होती है? प्लियोटॉपी को हिंदी में बोलते हैं बहुरूपिता। तो ये किसके कारण हो जाती है? प्लियोटॉपी किस लिए हो जाती है? जब जो आरबीसी होती है उनका जो आकार होता है वो हंसिया के आकार का हो जाता है, तो जो आरबीसी होती हैं वो एक झुंड में एक दूसरे से ज्वाइंट हो जाती हैं, ये एक दूसरे से मिल जाती हैं, जिसको हम प्लियोटॉपी बोलते हैं। अब जब एक दूसरे से मिल गई तो उससे स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पाती हैं और शरीर में इनकी संख्या कम हो जाती है। सिकल सेल एनीमिया दिवस मनाया जाता है 19 जून को। सिकल सेल एनीमिया दिवस कब मनाया जाता है? 19 जून को मनाया जाता है। और 2047 तक सरकार ने इसको उन्मूलित करने का लक्ष्य रखा है, सिकल सेल एनीमिया
एनीमिया को। कब तक? 2047 तक। विशेष रूप से ये विशेष पिछड़ी जनजाति में जो होती हैं, विशेष पिछड़ी जनजाति होती हैं, उनमें ये पाया जाता है। अभी सिकल सेल हीमोग्लोबिनोपैथी मिशन बना था मध्य प्रदेश में 2021 में, और 2023 में राष्ट्रीय स्तर पर सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन भी चलाया जा रहा है 2023 से। जबकि हीमोग्लोबिनोपैथी मिशन मध्य प्रदेश में कब बना था? 2021 में बना था, और 2023 में इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर योजना आरंभ हुई है, जो कहाँ से हुई है? मध्य प्रदेश के शहडोल से आरंभ हुई है। कहाँ से आरंभ हुई है? शहडोल से। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारी अभी भी योजना की ई बुक अगर लेना चाहते हैं, उसमें ये सारे फैक्ट आपके कवर हो जाएंगे। मध्य प्रदेश में कौन सी योजना कहाँ से आरंभ हुई, भारत में कहाँ से आरंभ हुई है, कितना किस योजना का परसेंटेज है, कौन सी योजना किस मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। योजना वाला जो पार्ट है आपका सेकेंड सेक्शन और थर्ड सेक्शन दोनों को कवर करता है। तो हमने उसके लिए लगभग 2000 प्लस एमसीक्यू की ई बुक बनाई है। हमने हर पार्ट की एमसीक्यू की ई बुक बनाई, कुछ बन के दे चुके हैं हम हमारे ग्रुप में, कुछ तैयार हो रही हैं। तो जो भी ज्वाइन करते हैं उनको तुरंत वो सारी ई बुक मिल जाती हैं। तो अगर आप भी सारी ई बुक लेना चाहते हैं, ये सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन करना चाहते हैं, एग्जाम में अभी भी समय, अगर एग्जाम के 10 दिन भी लगातार बार बार हर प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे तो हर फैक्ट तैयार हो जाएगा, हर पॉइंट जो होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप भी हमारी या तो योजना की ई बुक लेना चाहते हैं, या अधिनियम की ई बुक लेना चाहते हैं, या न्यूट्रिशन की लेना चाहते हैं, या जो सीडीपी की लेना चाहते हैं, या मैनेजमेंट की लेना चाहते हैं, हमने हर टॉपिक वाइज ई बुक बनाई है, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू की। और कुछ भी एमसीक्यू नहीं डाला है कि हमने फॉर्मेट नंबर ऑफ काउंटिंग करने के लिए, हमने हर टॉपिक वाइज कवर किया गया है। एक टॉपिक को लिया है, सपोज कीजिए जैसे हमने सिकल सेल एनीमिया को लिया। अब सिकल सेल एनीमिया कब मनाया जाता है, किस गुणसूत्र के कारण होता है ना, इसको उन्मूलन करने का लक्ष्य कब रखा है, सबसे पहले कहाँ हुआ था, इसका मिशन कब आरंभ किया, मतलब सारे एक टॉपिक से सारे फैक्ट जितने बन सकते हैं। तो जब हम सारे कर लेंगे तो हमारा क्वेश्चन बाहर ही नहीं जाएगा। हमने हमारे पैकेज का रेट भी कम कर दिया है। जो हमारा, अगर केवल आपको एमसीक्यू अकेले लेना है तो 399 रुपये है। अगर आपको ट्रिक द्वारा सारे टॉपिक पढ़ना है, वीडियो लेक्चर्स भी लेना है तो 499 है। और अकेले आपको टेस्ट देना है, टेस्ट हमारा प्रैक्टिस सेट और हमारा जो हम जीतेंगे बैच दोनों के साथ ही मिलती है, जो हमारा टेस्ट ग्रुप रहता है टेलीग्राम का। ये सारे तीनों बैच ही आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराते हैं। टेलीग्राम पर ही सारे वीडियो लेक्चर्स होते हैं, टेलीग्राम पर ही पीडीएफ होती है। सारा जितना कुछ पढ़ा चुके हैं हम, सारा कुछ मिल जाएगा। और डेली का टारगेट देकर डेली तैयारी कराई जा रही है। जैसे कि कल हमारे, मतलब आज ही हमारे रात को 10 बजे हमारे ग्रुप में महिला बाल विकास की जितनी भी योजनाएं हैं उनका टेस्ट है। तो इसी प्रकार से सारे टॉपिक तैयार करवाए जाते हैं, सारी योजनाओं का टेस्ट होता है, सब कुछ, मतलब सब एक्स्ट्रा फैक्ट करवाए जाते हैं जितने भी एग्जाम में बन सकते हैं। जो भी लेना चाहते हैं वो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगला है, किस रोग को सफ़ेद बुखार कहा जाता है? कौन सा ऐसा रोग है जिसको सफ़ेद बुखार कहा जाता है? टाइफाइड को हम सफ़ेद बुखार कहते हैं। किसको? टाइफाइड को सफ़ेद बुखार कहा जाता है। जबकि हैजा को क्या बोला जाता है? हैजा को नीली मौत बोला जाता है। हैजा को क्या बोला जाता है? नीली मौत बोला जाता है। मीजल्स को 3 दिन का खसरा बोलते हैं। मीजल्स को क्या बोलते हैं? 3 दिन का खसरा बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो याद रखिएगा, किस रोग को सफ़ेद बुखार बोला जाता है? टाइफाइड को बोला जाता है। टाइफाइड की अगर बात की जाए तो टाइफाइड जो होता है, 2 प्रकार की वैक्सीन होती है। इसकी सक्रिय वैक्सीन भी होती है टाइफाइड की, और टाइफाइड में निष्क्रिय वैक्सीन भी होती है। क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति को पता चलता है कि अगर उसको केवल टाइफाइड का संक्रमण है, उसको टाइफाइड हुआ नहीं है, तो हम उसको निष्क्रिय वैक्सीन देते हैं। और लेकिन अगर उसको संक्रमण हो गया है, वो टाइफाइड से ग्रसित हो गया है, तो हम उसको सक्रिय वैक्सीन देते हैं। ठीक है, तो ये टाइफाइड का याद, टाइफाइड में टीएवी वैक्सीन को दिया जाता है। टाइफाइड में क्या दिया जाता है? टीएवी वैक्सीन को दिया जाता है। इसके अलावा बात करते हैं रेबीज़ की। तो रेबीज़ निष्क्रिय वैक्सीन होती है। रेबीज कैसी है? निष्क्रिय वैक्सीन होती है। मीजल्स की बात करें, एमएमआर जो खसरा होती है वो सक्रिय वैक्सीन होती है। मीजल्स को सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम में 1985 में शामिल किया था। कब किया था? 1985 से मीजल्स का टीका दिया जा रहा है। और खसरे का अगर टीका, तो एमएमआर की जो वैक्सीन है वो 2017 से दी जा रही है। मैंने ये पूरा वैक्सीनेशन आपको यूट्यूब पर करवा दिया है, अगर नहीं देखा हो अभी तक तो देख लीजिएगा।
एस्केरिक किसके द्वारा स्थानांतरित होता है? घरेलू मक्खी द्वारा होता है, संक्रमित भोजन तथा जल द्वारा होता है, मच्छर द्वारा होता है या सीसी मक्खी द्वारा होता है? एस्केरिस जो होता है वो किसके द्वारा स्थानांतरित होता है? सोचिए आप, किसके द्वारा होता है? अगर ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाएगा तो आप किसके द्वारा करेंगे कि एस्केरिस क्या होता है? सबसे पहले तो ये राउंड वर्म जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनके द्वारा ये फैलता है। इनको हम नेमेटोड बोलते हैं। नेमाटोड जो जीन होते हैं उनके कारण ये फैलता है। और छोटी आंत के राउंड वर्म के रूप में इसको जाना जाता है। एस्केरिस की एक प्रजाति होती है लुम्बिकोइड्स। एड्स की प्रजाति होती है, क्या नाम होता है उसका? लुम्बिकोइड्स। एक प्रजाति है लुम्बिकोइड्स, उसके द्वारा ये एस्केरिस जो होता है वो मनुष्यों में प्रभावित होता है। इसके अलावा ये पूछा है कि किस मतलब इसका वाहक क्या है? ये किसके द्वारा होता है? जैसे कि जानवरों द्वारा पहुंचता है या खाने पीने के द्वारा पहुंचता है, घरेलू मक्खी द्वारा पहुंचता है। तो एस्केरिस जो होता है वो किसके कारण होता है? मैंने बताया कि जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं, जीन्स होते हैं, वॉर्म होते हैं, उनके द्वारा होता है। मिट्टी से जो फैलने वाला जो कीड़ा होता है, मिट्टी द्वारा जो फैलता है, वो भी इसमें आता है। मिट्टी की अगर यहाँ पे अगर मिट्टी वाला कीड़ा होता या मिट्टी से फैलने वाला कृमि होता वो आ जाता है। संक्रमित व्यक्ति के मल में भी ये पाए जाते हैं। दूषित भोजन, दूषित जल के द्वारा भी ये फैलते हैं। तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, दूषित भोजन तथा दूषित जल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एस्केरिस किसके द्वारा स्थानांतरित होता है? दूषित भोजन तथा दूषित जल द्वारा होता है। ये एक राउंड बॉर्म जो कीट होता है, राउंड बार्म को हम बोलते हैं गोल कृमि। राउंड बार्म कीट होता है या गोल कृमि होता है, मिट्टी से फैलता है। इसके जो अंडे हैं मिट्टी और संक्रमित व्यक्ति के मल में पाए जाते हैं। ये अंडे दूषित मिट्टी, भोजन या पानी के संपर्क में आने से शरीर में पहुंच जाते हैं। संक्रमित व्यक्ति के मल का इस्तेमाल खाद्य के रूप में भी किया जाता है और खाद्य के रूप में भी करना इसका कारण होता है, क्योंकि अगर व्यक्ति के मल का अगर खाद्य में प्रयोग किया, वो खाद्य दूसरे व्यक्ति के पास चला गया तो उसको भी ये बीमारी हो सकती है। तो एस्केरिस एक संक्रामक बीमारी होती है। इसमें पेट दर्द, पेट में सूजन, मतली उल्टी हो जाती है। इसके अलावा इसमें दवाई के रूप में एल्बेंडाजोल, कृमिनाशक जो दवाई होती है ना आंगनवाड़ी में दी जाती है, कृमि ही है एस्केरिस, तो इसके लिए एल्बेंडाजोल दवाई दी जाती है, मेबेंडाजोल दी जाती है, लेवामिसोल दी जाती है, ये दवाई इसके लिए दी जाती है। इसके अलावा कृमिनाशक दवाई लगाने का भी इसमें बोला जाता है। अगला है चिकनगुनिया जो होता है किस मच्छर के कारण होता है? चिकनगुनिया अल्फा मच्छर के कारण होता है। किसके कारण? अल्फा मच्छर के कारण होता है। और ये किस प्रकार का मच्छर है? ये एक वायरल मच्छर है, वायरल संक्रमण है, पूरी दुनिया भर में ये पाया जाता है। इसके कारण बहुत ज़्यादा हाथ पांव दुखते हैं, मांसपेशियां बहुत ज़्यादा दुखने लगती हैं। 7 से 14 दिन तक इसका बुखार रहता है और इसको 102 बुखार भी बोलते हैं। 102 डिग्री बुखार आ जाता है चिकनगुनिया में, इसलिए इसको 102 बुखार भी बोलते हैं। इसके अलावा इसके कारण जोड़ों में बहुत दर्द होता है, आर्थराइटिस जिसको बोलते हैं, जोड़ों में इसके कारण बहुत दर्द होता है। जोड़े इसके कारण बहुत ज़्यादा दर्द करते हैं और इसके लिए कोई भी वैक्सीन अभी तक नहीं बना है। एडीज़ मच्छर के काटने से बनता है। और एडीज़ मच्छर ही किस प्रकार का मच्छर? एडीज़ मच्छर की एक प्रजाति है अल्फा मच्छर, जिसके कारण चिकनगुनिया हो जाता है। एलिसा और आरटीपीसीआर जांच करने के बाद इस बीमारी का पता लगाते हैं। किसका? एलिसा और आरटीपीसीआर एक बीमारी होती है। एलिसा और आरटीपीसीआर की मतलब एक जांच होती है, उसकी जांच करने पे हम पता लगाते हैं कि ये चिकनगुनिया है। चिकनगुनिया जैसे ही एक व्यक्ति को होता है, दूसरे व्यक्ति में जल्दी ही अपना पाँव पसारने लगता है, मतलब एक भयंकर संक्रामक बीमारी होती है ना। और सबसे मेन चीज़ इसमें होती है मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, आँखों में भी सूजन टाइप से आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें याद रखना है। एडीज़ मच्छर, एडीज़ एल्बोपिक्टस और अल्फ़ा एडीज़ इन सब के कारण ये होती है। इसको चिकनगुनिया बुखार, वायरल बुखार आदि कहा जाता है। एक समय ऐसा आया था, आपने सुना होगा थोड़े दिन समय पहले, चिकनगुनिया डेंगू, मतलब हर तीसरे व्यक्ति को ये वाली बीमारी हो गई थी। डेंगू बुखार जैसी हो जाती है ये बीमारी, है ना। तो ये बहुत खतरनाक बीमारी हो जाती है। और सबसे मेन चीज़ इसमें पूछते हैं कि इनमें से क्या चिकनगुनिया के लक्षण नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें सबसे पहले जोड़ा दर्द होता है, सूजन या दाने आ जाते हैं, है ना, सिर दर्द बहुत ज़्यादा होता है और 3 से 7 दिनों के बाद इसके लक्षण प्रकट होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसका परिणाम में मृत्यु नहीं होती, लेकिन जब तक व्यक्ति को ये रोग ग्रसित रहता है ना, व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान रहता है।
और ये इसका जो चिकनगुनिया का जो वायरस है तो है वो आरएनए समूह से संबंधित होता है, याद रखिएगा। चिकनगुनिया के 3 चरण होते हैं। चिकनगुनिया के एक तो होता है चिकनगुनिया का तीव्र चरण होता है। सबसे पहला तीव्र चरण होता है, दूसरा होता है उपतीव्र चरण। एक तीव्र होता है, एक उपतीव्र होता है और एक होता है जीर्ण चरण। इस प्रकार से 3 चरण होते हैं, तीव्र, उपतीव्र और जीर्ण चरण, ये इसका होते हैं। और आपसे पूछेंगे क्या इसका कोई अभी तक टीका बना हुआ है? नहीं, इसका अभी तक कोई भी टीका नहीं बना हुआ। चिकनगुनिया तक अभी तक कोई भी टीका इसका नहीं बना है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता जब आरंभ 2017 के पेपर में आया था, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम जब आरंभ हुआ तब उसमें कितने अवयव थे? तो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता जब कार्यक्रम आरंभ हुआ था 15 अगस्त 1995 में आरंभ हुआ था। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? 15 अगस्त 1995 में आरंभ हुआ था। उस समय क्या थे? इसके 3 अवयव थे। कौन कौन से थे इसके 3 अवयव? इसके 3 अवयव थे उस समय। एक तो पहला था राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, ठीक है। एक तो ये था। दूसरा था राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, दूसरा ये था राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना। तीसरा क्या था? राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना, तीसरा क्या था? राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना। इस प्रकार से जब ये राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 1995 में आया तो उस समय इसमें कितने घटक थे? 3 घटक थे। लेकिन वर्तमान में इस कार्यक्रम के अंतर्गत 5 घटक शामिल हैं। एक तो इसमें जो ये 3 योजनाएं थी ना, उसको मर्ज कर दिया था, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन बना दिया था। एक क्या बना दिया है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, एक ये बना दिया है वर्तमान में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। दूसरा बना दिया इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन योजना। एक तो वृद्धावस्था पेंशन योजना और एक बना दिया इंदिरा गांधी पेंशन योजना, 2 तो ये हो गई। तीसरा बना दिया है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन, एक तो वृद्धावस्था पेंशन योजना, एक विकलांगता पेंशन योजना। इसके अलावा एक राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना है और अन्नपूर्णा योजना है। इस प्रकार से 5 योजना अब वर्तमान में शामिल हो गई। जो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम होते हैं वो संविधान के अनुच्छेद 41 के अंतर्गत आते हैं। पूछ सकते हैं कि जो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम है वो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो वो संविधान के अनुच्छेद 41 के अंतर्गत आते हैं। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम किसके अंतर्गत आते हैं? अनुच्छेद 41 के अंतर्गत राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम आते हैं, याद रखना। मनरेगा का भी पूछा जाता है। जो मनरेगा है ना, मनरेगा किसके अंतर्गत आता है? मनरेगा अनुच्छेद 41 के अंतर्गत आता है। ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि मनरेगा किसके अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 41 के अंतर्गत मनरेगा भी आता है। फ्रेंड्स, ये जो योजना है ये निःशक्त जन विभाग वाली योजना है। ये भी हम हमारी ई बुक में कंप्लीट करके आपको देंगे। उसके बाहर आपको ना कुछ ढूंढना है ना कुछ करना है, हम सारा कुछ यहीं पर ही आपको कवर करके देंगे। अगला है जो माइटोसिन प्रतिजैविक है वो किस रोग का इलाज करने दी जाती है? ये 2017 के पेपर में पूछा गया था। माइटोसिन जो प्रतिजैविक होता है वो किस रोग का इलाज करने दिया जाता है? तो माइटोसिन जो प्रतिजैविक होता है वो कैंसर का इलाज करने के लिए दिया जाता है। एक कीमोथेरेपी एक दवा होती है। माइटोसिन क्या होती है? एक कीमोथेरेपी दवा होती है, मतलब कैंसर की। देखो, इसको आप यहीं 4 ऑप्शन में से आप 2 ऑप्शन तो यूं ही हटा सकते हैं। कैसे? देखो, प्रतिजैविक की बात हो रही है। प्रतिजैविक को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक बोलते हैं। एंटीबायोटिक किसके लिए दिए जाते हैं? एंटीबायोटिक वायरल वाली व्यक्ति के लिए तो दिए नहीं जाते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे देखो, ये पोलियो है, ये एड्स है और ये सिफिलिस है। ये तीनों किसके कारण होते हैं? वायरस के कारण होते हैं। तो ये एड्स और पोलियो तो वायरस के कारण होते हैं। ये सिफिलिस जो होता है ट्रेपोनोमा पैलिडम के कारण होता है ना। तो ये इसका जाहिर सी बात है, ये तीनों इसके ऑप्शन में नहीं होंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा? कैंसर हो जाएगा। कैंसर जो होता है, कैंसर रोग के उपचार में माइटोसिन का उपयोग किया जाता है। एक कीमोथेरेपी दवा होती है।
इसका उपयोग सर्जरी के बाद मूर्छता से बची हुई किसी भी कोशिकाओं को मारने के लिए किया जाता है। अब जैसे कीमोथेरेपी हो गई है व्यक्ति की, अब आप कहीं मूत्राशय से कोई वो उसका कैंसर का कोई जो कोशिका है वो कहीं रह तो नहीं जाए, कैंसर एक कोशिकाओं के कारण होता है, तो कहीं उस वो जो संक्रमित कोशिका कहीं बची तो नहीं है, तो इसलिए हम इसका उपयोग करते हैं, है ना, माइटोसिन का। इस मेडिसिन का उपयोग कार्सिनोमा, ब्लैडर कार्सिनोमा और ब्रेस्ट कार्सिनोमा आदि कैंसर के उपचार में किया जाता है। तो याद रखिएगा कि माइटोसिन किसकी प्रतिजैविक किस रोग का इलाज करता है। माइटोसिन जो प्रतिजैविक होता है वो कैंसर का इलाज करता है। फ्रेंड देखिए, ये हमारी महारिविजन टेस्ट सीरीज 199। पहले मैं आपको वो बताऊं कि हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर आपको कैसी चीज़ें मिलेंगी। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे अपने टेलीग्राम ग्रुप पे लेके आई हूँ। ये हमारा हम जीतेंगे बैच टेलीग्राम ग्रुप है, आपको मिलेगा जो। यहाँ देखिए सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ डाली। देखो जैसे कि ये मॉप अप, फॉलो अप, कीप अप, कॉच अप, ये अभियान क्या होते हैं जो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चलाए हैं। इसको खसरा और पीलिया दोनों के लिए, खसरा और पोलियो दोनों के लिए चलाया जाता है। तो ये जो अभियान होते हैं वो कौन से अभियान होते हैं, क्या होता है इनका मतलब। इसके अलावा ये देखिए भारत के शीर्ष 3 कंप्यूटर हैं। ये पूरी जितनी भी पंचायत विभाग की योजना है, टोटल पंचायती विभाग योजनाओं के एमसीक्यू हैं। इसमें करीब 200 समथिंग एमसीक्यू हैं। सारे एमसीक्यू इसमें कवर हैं पंचायती विभाग के, इसमें सारे टोटल एमसीक्यू इसमें कवर किए गए हैं। इसके अलावा ये आज हमारा जो टॉपिक दिया गया है महिला बाल विकास योजना का दिया गया है। अभी हमने इसकी थ्योरी दी, अभी इसकी ट्रिक वीडियो यहाँ पर भेजी जाएगी, उसके बाद इसका टेस्ट होगा कल। इसके अलावा वीडियो भी यहाँ पर डाली जाती हैं। वीडियो कैसी डाली जाती हैं, देखो जैसे ये पंचायत विभाग की योजना का वीडियो है, ये पंचायत विभाग की योजना का भाग 2 का वीडियो है। पंचायत विभाग की टोटल 2 वीडियो डाल चुके हैं। ये पंचायत विभाग की योजना पार्ट 1 वीडियो है। यहाँ पे क्या होता है ना, वीडियो में हम ट्रिक द्वारा याद कराते हैं। इसके अलावा देखो ये पंचायत ग्रामीण विकास विभाग की थ्योरी योजना है। इसके अलावा ये देखो ये मिड डे मील योजना, मिड डे मील योजना के करीब 100+ एमसीक्यू यहाँ पर डाले हुए हैं। इसके अलावा आप और भी देख सकते हैं। देखो ये बाल विकास की वीडियो ट्रिक है, इसमें बाल विकास के सिद्धांतों को ट्रिक द्वारा याद करवाया है, तो ये भी आपको यहाँ पे मिलेगा। इसके अलावा ये कार्बोहाइड्रेट का वीडियो है, इसमें कौन सा कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है, किस कार्बोहाइड्रेट के प्रकार की कितनी मात्रा होती है। देखो ये वीडियो की आवाज आ रही है, मैंने पढ़ाया है। ये देखिए ये पूरा कार्बोहाइड्रेट है कि किस, और इसके अलावा इसकी ट्रिक द्वारा भी मैंने याद करवाया है। हर्लर सिंड्रोम क्या होता है, ये सारा कुछ करवाया है। देखो किस पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट की कितनी मात्रा होती है, ये देखिए आप। जैसे कि 100 ग्राम अगर खा रहे हो तो 100 ग्राम ही होगा। ये देखो देखिए जैसे कि मैं बताऊं, जैसे कि ये देखो यहाँ पे लिखा हो तेल और बसा में कितना कार्बोहाइड्रेट होता है, टेबल शुगर में कितना कार्बोहाइड्रेट होता है। फिर मैंने देखो इसकी ट्रिक बताई है। देखो बाजरा में 65 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है, तो बाजार में माथा 25 होती है, 65 से याद हो गया 25। तो इस प्रकार से ट्रिक द्वारा भी हमने इसको याद करवाया है। तो इस प्रकार से ये सारी वीडियो, यहाँ पर आप जाके ये ब्लू वाले में जाएंगे और यहाँ पर फाइल वाले सेक्शन में जाएंगे, तो फाइल वाले सेक्शन में आपको जितनी भी पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, हर टॉपिक की मिल जाएंगी आपको। कुपोषण जन्म के कारण की एमसीक्यू पूरा संपूर्ण अधिनियम की ई बुक है ये। इसमें क्या है 2000+ अधिनियम के एमसीक्यू हैं। इसमें पूरे अधिनियम कवर है, सारे अधिनियम जितने भी अधिनियम आपके सिलेबस में हैं, सारे अधिनियम हमने यहाँ पे कवर किए हैं। लगभग 2000+ अधिनियम है। इसके अलावा प्रैक्टिस सेट भी है। ये खुली सीसी नीति है 2015, टीकाकरण की बाल विकास सिद्धांत है, बाल विकास कैसे होता है उसका तरीका है, बाल विकास की ये पूरी ट्रिक दी गई है, बाल विकास की परिभाषाओं की ट्रिक दी गई है। इसके अलावा ये पूरा टीकाकरण का एमसीक्यू दिया गया है, इसमें सारा टीकाकरण कवर है, पूरे एमसीक्यू यहाँ पे एक जगह पे सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। संपूर्ण टीकाकरण किस प्रकार, मात्रा, डिग्री, इसका वीडियो भी डाला हुआ है टीकाकरण का, कि जिससे आपको ट्रिक द्वारा याद हो पाए। इसके अलावा यहाँ देख सकते हैं आप हर टॉपिक के आपको एमसीक्यू मिल जाएंगे। पंचवर्षीय योजना के करीब आपको 500 से ज़्यादा एमसीक्यू पंचवर्षीय योजना के मिल जाएंगे। पूरे प्रबंधन के करीब 2000 से ज़्यादा एमसीक्यू हैं। तो इस प्रकार से सारे टॉपिक यहाँ पे कवर किए गए हैं। ये स्वास्थ्य योजना है, स्वास्थ्य योजना की एक अलग आपको ई बुक मिल जाएगी। इस प्रकार पूरे के पूरे आपको टॉपिक मिल जाएंगे। इसी शिक्षा का अधिकार अधिनियम डला हुआ है, आँख और गर्भनाल में संक्रमण डला हुआ है, टीबी, निमोनिया, हर टॉपिक, और हर टॉपिक बहुत ईजी लैंग्वेज में दिया गया है ताकि आपको पढ़ने में कोई भी समस्या ना हो। ये देखो 2000+ अधिनियम कैसे मिलेंगे वो मैं आपको बताती हूँ।
देखिए ये इस प्रकार से मिलेंगे, ये देख सकते हैं आप। इस प्रकार से सारे एमसीक्यू, हर क्वेश्चन के नीचे आंसर है, आपको ढूंढना नहीं है पीछे जाके, हर क्वेश्चन के नीचे उसका आंसर दिया हुआ है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से ये पूरे सारे टॉपिक के, जैसे कि स्त्री अशिष्ट रूपण अधिनियम का है, ये आ गया आपका मातृत्व लाभ अधिनियम का, ये मातृत्व लाभ अधिनियम के एमसीक्यू है। सारे एमसीक्यू आपको इसी प्रकार मिलेंगे सारे टॉपिक के। देखिए ये पूरा मातृत्व लाभ अधिनियम के एमसीक्यू चल रहे हैं। इसी प्रकार से आपको ये सती निवारण अधिनियम के एमसीक्यू आ जाएंगे, कब हुआ, क्या हुआ, कौन इसमें रोकने की शक्ति किसके पास है, ये सारे इसमें आ जाएंगे। जैसे ये अधिनियम की एमसीक्यू है, ऐसे ही आपको योजना की एमसीक्यू मिलेगी। तो फ्रेंड्स इस टेलीग्राम पे हमारे 3 प्रकार के बैच चल रहे हैं। एक टेस्ट ग्रुप अकेला चल रहा है, अगर आपको सब कुछ तैयारी है, आपको केवल प्रैक्टिस लगाना है, तो आप 199 रुपये में हमारी केवल ये टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं। इसमें आपको टेलीग्राम पर एक टेस्ट ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ पे जो टेस्ट चलते हैं आप वहाँ पर टेस्ट दे सकते हैं क्विज बोर्ड पर। ये प्रैक्टिस बैच है, मात्र 399 रुपये में है। इसमें क्या है, सारे टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यू मिलेंगे, इसमें थ्योरी नहीं मिलेगी, ओनली टॉपिक वाइज एमसीक्यू मिलेंगे, और हमारी टेस्ट ग्रुप भी मिलेगा टेस्ट देने के लिए। ठीक है, इसके अलावा ये देखिए ये ई बुक है, जो ई बुक आपको मिलने वाली है, ये विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के 500 एमसीक्यू हैं। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना, इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, आपको बस यही पढ़ लेना है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। नवजात की मैराथन अभी मैं आपको मॉर्निंग में कराऊंगी एक और वीडियो, इसके अलावा ये भी आपको एक साथ मिलेंगे। अधिनियम की मैंने आपको बताई है किस प्रकार की दी जाएगी, ग्रंथि और हार्मोन के हैं। इस प्रकार से ये स्वास्थ्य नीति और योजनाओं की ई बुक है, ये सारी ई बुक दी जाएंगी, और भी बहुत सारी ई बुक दी जाएंगी, विभागीय योजनाओं की ई बुक दी जाएंगी, जिसमें इससे आपके 10 से 15 नंबर के एमसीक्यू कवर हो सकते हैं। इस प्रकार ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो ई बुक हैं वो मैंने बता दी हैं, बाकी हर टॉपिक के एमसीक्यू आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, किल्ड वैक्सीन कौन सी होती है। देखो वैक्सीन कई प्रकार की होती है, मेन जो वैक्सीन होती हैं वो 2 होती हैं, सक्रिय होती है और एक होती है निष्क्रिय। निष्क्रिय के अंतर्गत ही एक और वैक्सीन आ जाती है जिसको हम बोलते हैं टॉक्साइड वैक्सीन। ठीक है, तो ये इस प्रकार से ये 3 प्रकार की वैक्सीन होती है। बाकी अब नई नई वैक्सीन आ रही हैं, नए नए टीकों को बना के, जो कि हानिकारक नहीं होती, जैसे रिकॉम्बिनेंट mRNA वैक्सीन आ रही है, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन आ रही है ना। तो ये सारी वैक्सीन अभी नई नई बन रही हैं, लेकिन मेन जो होती हैं सक्रिय और निष्क्रिय होती हैं। किल्ड वैक्सीन इनमें से कौन है। देखो बीसीजी तो क्या है, लाइव वैक्सीन है। पर्टूसिस जो है वो डीपीटी के साथ लगता है। पोलियो वैक्सीन कैसी होती है, पोलियो वायरस के द्वारा होने वाली वैक्सीन होती है। तो पोलियो 2 प्रकार की होती है, एक होती है साल्क की होती है और एक किसकी होती है, सॉविन की होती है। तो एक पोलियो वैक्सीन सक्रिय होती है और एक पोलियो वैक्सीन निष्क्रिय होती है। खसरे की जो वैक्सीन होती है वो भी सक्रिय होती है। अब इनमें से कौन सी एक वैक्सीन ऐसी दिख रही है जो निष्क्रिय दिख रही है, किल्ड वैक्सीन दिख रही है, तो वो है पर्टूसिस की वैक्सीन। पर्टूसिस की वैक्सीन जो हो रही है वो किल्ड दिख रही है, क्योंकि पर्टूसिस की वैक्सीन को हम टॉक्साइड वैक्सीन भी बोलते हैं। लेकिन अगर यहाँ पोलियो की जगह अगर उन्होंने लिखा होता कि साल्क है या इन्होंने लिखा होता सॉविन है, तो हम मानते कि ये किल्ड वैक्सीन है, क्योंकि साल्क की जो वैक्सीन होगी वो किल्ड वैक्सीन हो जाएगी, और जो सॉविन की जो वैक्सीन होगी वो कैसी हो जाएगी, सक्रिय वैक्सीन हो जाएगी। अब यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है और हमको पर्टूसिस भी दिख रहा है। पर्टूसिस जो काली खांसी है, काली खांसी जो डीपीटी वैक्सीन है, डीपीटी वैक्सीन के साथ ही दी जाती है काली खांसी की वैक्सीन, तो वो किस में दी जाती है, वो टॉक्साइड में दी जाती है या निष्क्रिय में दी जाती है। तो हम यही आंसर लगाएंगे। बाकी अगर ये ऑप्शन में नहीं होता, यहाँ पे पोलियो के साथ इन्होंने लिखा हुआ होता कि यहाँ पे ये सक्रिय है या निष्क्रिय है, तो हम अगर पर्टूसिस लगा सकते थे। पर्टूसिस सिंगल अगर वैक्सीन की देखा जाए तो वो एक निष्क्रिय ही वैक्सीन होती है, और अगर संयुक्त रूप से देखी जाए तो वो टॉक्साइड वैक्सीन में आती है। निष्क्रिय वैक्सीन कैसे बनाई जाती है, जो परजीवी होते हैं उनको भौतिक या किसी भी केमिकल द्वारा नष्ट करके उसको बनाया जाता है। हेपेटाइटिस ए का जो टीका होता है, हेपेटाइटिस ए का टीका भी निष्क्रिय होता है। हेपेटाइटिस ए का टीका भी कैसा होता है, निष्क्रिय टीका होता है। रेबीज का टीका कैसा होता है, रेबीज का टीका भी निष्क्रिय होता है। ज़्यादातर जो इन्फ्लुएंजा के टीके होते हैं वो भी निष्क्रिय ही होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रसव के दौरान जो हड्डी सबसे आम तौर पर फ्रैक्चर होती है उसको क्या बोलते हैं। तो प्रसव के दौरान शिशुओं में सबसे ज़्यादा जो जिसमें फ्रैक्चर होता है वो क्लेविकल हड्डी में होता है। क्लेविकल हड्डी को हम कॉलर बोन की हड्डी भी बोलते हैं, इसको ब्यूटी बोन भी बोला जाता है। छाती की जो हड्डी होती है वो यही होती है, इसको ब्यूटी बोन भी बोला जाता है। और प्रसव के दौरान जब महिला बच्चे को जन्म देती है तो बच्चे की इसी हड्डी में सबसे ज़्यादा फ्रैक्चर होता है। इसको हिंदी में, शुद्ध हिंदी में
हंसली भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको शुद्ध हिंदी में? हंसली भी बोला जाता है। जन्म के दौरान शिशुओं में हंसली का फ्रैक्चर हो जाता है क्योंकि वो जन्म नहर से गुजरते हैं, जन्म वाली जो ग्रीवा होती है वहाँ से गुजरते हैं। जो अल्ना होती है वो ऐसी दो हड्डियों में से एक होती है जो अग्रबाहु बनाती है, मतलब आगे की भुजा बनाती है। और एक अग्रबाहु बनाती है और दूसरी रेडियस होती है। रेडियस क्या होती है? ह्यूमरस जो है, ह्यूमरस मतलब हमारे हाथ की जो कंधे की हड्डी होती है, कोहनी को जोड़ती है। ह्यूमरस किसको जोड़ती है? कोहनी को जोड़ती है। अल्ना और जो रेडियस होती हैं वो दो हड्डियां ऐसी होती हैं जो अग्रबाहु को बनाती हैं। होती सारी ह्यूमरस, अल्ना और रेडियस ये कहाँ पाई जाती हैं? हाथों में, भुजाओं में ही पाई जाती हैं। और क्लेविकल जो होती है छाती में पाई जाती है। इस हड्डी में सबसे ज़्यादा फ्रैक्चर देखा जाता है महिलाओं की। अगला है डायबिटीज माँ से पैदा हुआ बच्चों में क्या हो सकता है? डायबिटीज़ की अगर माँ के बच्चा पैदा होता है तो ये नहीं कह सकते कि उसमें उसमें भी ग्लूकोज का लेवल कम होगा। डायबिटीज़ माँ से बच्चा पैदा हुआ में उसको कम शर्करा वाली शिकायत हो सकती है। इसके अलावा बच्चे का वजन भी ज़्यादा होता है। डायबिटीज़ वाली माता के बच्चे का जो वजन होता है वो बच्चा सामान्य माता के वजन से ज़्यादा वजन वाला होता है, मतलब लगभग 4-4.5 किलो का बच्चा होता है। अगर किसी बच्चे की माँ को डायबिटीज़ है तो उस बच्चे का वजन जो होगा वो सामान्य महिला के वजन से ज़्यादा होगा। तो याद रखना, डायबिटीज़ माँ से पैदा हुआ बच्चों में क्या कौन सा रोग हो सकता है? हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। हाइपोग्लाइसीमिया मतलब निम्न रक्त शर्करा हो जाती है। और इसके अलावा पीलिया होने की शिकायत जनरली माता में देखा होगा, बहुत सारे केस होते हैं, लगभग 80% केस में माता जो होती है पीलिया से ग्रसित हो जाती है। वो यही कारण होता है क्योंकि बच्चे को क्या होता है, माता नहीं होती, बच्चा पीलिया से ग्रसित हो जाता है। बच्चे को जन्म के समय सांस लेने में परेशानी भी पड़ती है। अगर महिला मधुमेह से पीड़ित होती है तो बहुत सारी समस्या होती है। तो याद रखिएगा, डायबिटीज माँ से पैदा हुआ बच्चों में क्या हो सकता है? हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपर क्या होता है? ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होना। हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है? ग्लूकोज का लेवल कम होना। तो यदि माँ डायबिटीज वाली माँ है तो बच्चे का ग्लूकोज लेवल कम होगा, याद रखना। एमटीपी एक्ट कब पारित हुआ? मेडिकल टर्मिनेंसी ऑफ प्रेगनेंसी इसको बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं? मेडिकल टर्मिनेंसी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेंसी ऑफ प्रेगनेंसी होता है और ये कब आया था? 1971 में आया था। ये जो अधिनियम है कुछ विशेष परिस्थितियों में गर्भपात को कानूनी मान्यता देता है। मैंने ये अधिनियम को बहुत अच्छे से आप लोगों को यूट्यूब पर भी करवाया है और हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर मैंने इसको ट्रिक द्वारा भी याद करवाया है। और मैंने इसके करीब 20 से 25 MCQ बनेंगे टोटल, वो भी मैंने इसके टेलीग्राम पर डाले हुए हैं। जो अधिनियम की ई बुक है वहाँ से आपको ये कर लेना है। एमटीपी एक्ट हुआ, सती प्रथा अधिनियम हुआ, मातृत्व लाभ अधिनियम हुआ, इनसे ना हर शिफ्ट में क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। तो आप ऐसे टॉपिक पर फोकस करो जहाँ से क्वेश्चन बनना है, ना कि ऐसे टॉपिक पर फोकस करो कि कुछ भी पढ़े जा रहे हैं बिना टॉपिक। हमेशा टॉपिक वाइज स्टडी बहुत ज़्यादा काम आती है। पढ़ तो सब रहे हैं, लाखों लाखों स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, एक ही जगह से पढ़ रहे हैं, लेकिन बुक्स भी एक ही है, गूगल भी एक ही है, डाटा भी एक ही, बट सफलता वही पाएगा जो स्मार्ट स्टडी करेगा। स्पेशली उन क्वेश्चन पे आप लोगों को फोकस करना है कि आपको पता है कि हाँ यहाँ से तो एग्ज़ाम में बनेगा ही बनेगा, ये क्वेश्चन तो आना ही आना है। तो आपको वही क्वेश्चन पर फोकस करना है बिना टाइम को बर्बाद किए हुए। तो एमटीपी एक्ट कब पारित हुआ था? एमटीपी एक्ट 1971 में पारित हुआ था। कुछ परिस्थितियों में गर्भपात को कानूनी मान्यता ये देता है। इस एक्ट में 2002 में और 2021 में संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 2002 में संशोधन हुआ और 2021 में संशोधन हुआ। पहले क्या होता था, गर्भावस्था के लिए 20 सप्ताह तक के गर्भपात की अनुमति थी। पहले कितने सप्ताह तक देते थे गर्भपात की अनुमति? 20 सप्ताह तक देते थे एमटीपी एक्ट 1971 में। लेकिन वर्तमान में जो 2021 में संशोधन हुआ उसमें गर्भपात की अनुमति 24 सप्ताह तक कर दी है। कितनी कर दी है? 24 सप्ताह। पहले 20 सप्ताह देते थे और अब कितनी कर दी है? 24 सप्ताह कर दी है। कुछ विशेष परिस्थितियों में 26 सप्ताह भी हो सकता है। इसके लिए 2 डॉक्टर की राय लेनी पड़ती है। कुछ विशेष परिस्थितियों में 26 सप्ताह भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए डॉक्टर्स की राय लेनी पड़ेगी। बाकी का ये
24 सप्ताह जो होता है 24 सप्ताह तक कर दिया है कुछ जो जैसे कि कोई महिला कोई जो बालिग नहीं है लड़की बलात्कार से पीड़ित है या किसी महिला के साथ बलात्कार हुआ है या किसी महिला की तबीयत खराब है, बच्चे के अंदर कॉम्प्लिकेशन है, तो उस स्थिति में क्या होता है गर्भपात कर सकते हैं। पहले 20 सप्ताह था, 2021 में 24 सप्ताह हो गया और कुछ विशेष परिस्थितियों में इसको कितना कर दिया है 26 सप्ताह कुछ विशेष परिस्थितियों में कर दिया है। और 26 सप्ताह में अगर करवाते हैं तो डॉक्टर्स की सलाह ले लेनी पड़ती है और 2 डॉक्टर्स की मंजूरी इसमें आवश्यक होती है। तो ये याद रखिएगा सारे ही फैक्ट। अगला है सिक टेस्ट का उपयोग किसके निदान के लिए किया था। सिक टेस्ट का उपयोग डिप्थीरिया में किया जाता है। किसके डिप्थीरिया क्या, डिप्थीरिया को हम गलघोंटू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गलघोंटू भी बोलते हैं। कोरोनोबैक्टीरियम डिप्थीरी के कारण ये हो जाता है। किसके कारण हो जाता है, कोरोनोबैक्टीरियम डिप्थीरी के कारण ये हो जाता है। कोरोनोबैक्टीरियम डिप्थीरी के कारण गलघोंटू रोग हो जाता है। इसके गला जो इसके कारण जो गला होता है, गले में एक प्रकार की परत छा जाती है। ये जो डिप्थीरिया का जो बैक्टीरिया है वो जाकर अंदर डंक मार देता है, जिसके कारण वो जो ऊपर की जो त्वचा होती है गले की वो मृत हो जाती है। जिसके कारण उस पर एक पपटी सी चढ़ जाती है। उस पपटी को हम बोलते हैं म्यूको मेम्ब्रेन, उसको हम पपटी को बोलते हैं या स्यूडो मेम्ब्रेन बोलते हैं या स्यूडो मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये भूरे से सफ़ेद रंग की एक पपटी हो जाती है। इसका टेस्ट किस में किया जाता है, सिक टेस्ट द्वारा इसको बोल कर किया जाता है। डिप्थीरिया को डिप्थीरिया जो होता है वो किसके साथ मिलकर दिया जाता है, डीपीटी की वैक्सीन के साथ डिप्थीरिया दिया जाता है। डिप्थीरिया पर्टूसिस और टॉक्साइड जिसको टिटनेस वैक्सीन जिसको हम कहते हैं। डीपीटी वैक्सीन को 1978 में टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किया था और डीपीटी वैक्सीन को किस मोड द्वारा दिया जाता है, IM मोड द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है डेंगू बुखार को किस नाम से जानते हैं। डेंगू बुखार को हम ब्रैक बोन बुखार के नाम से जानते हैं। किसके द्वारा फैलता है, ये एडीज मच्छर के द्वारा फैलता है। डेंगू किसके द्वारा फैलता है, एडीज मच्छर के द्वारा फैलता है। और डेंगू बुखार के लक्षण आमतौर पर 2 से 7 दिन में प्रकट हो जाते हैं। अगला है एक विशिष्ट अवधि के दौरान परिभाषित जनसंख्या में होने वाले नए मामलों की संख्या को क्या बोलते हैं। नए मामले जो होते हैं उसको हम प्रीवलेंस दर बोलते हैं। नए मामले जो आते हैं उसको हम प्रीवलेंस दर होते हैं। ये क्या होता है कि किसी बीमारी से पीड़ित लोगों का अनुपात होता है जो एक नई अवधि में जो प्रकट हुए हैं। जबकि रुग्णता दर क्या होता है, रुग्णता दर किसी भौगोलिक स्थान पर रहने वाले वो हिस्सा होता है, किसी भौगोलिक स्थान पर रहने वाला वो हिस्सा होता है जो बताता है कि उस हिस्से में रहने वाले लोगों के बताती है कि जो इस बीमारी से संक्रमित हुए हैं, जो संक्रमित हुए हैं, विशेष रूप से संक्रमित हुए थे, मतलब जो हुए थे पहले वो रुग्णता दर बनाती है। वर्तमान में जो नए मामले आए हैं वो प्रेवलेंस दर बताती है। नए मामले को कौन बताता है, प्रेवलेंस दर बताती है। और जो हो चुके हैं उनको कौन बताता है, रुग्णता दर बताती है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, वर्तमान में मध्य प्रदेश की मृत्यु दर कितनी है। वर्तमान में मध्य प्रदेश की मृत्यु दर कितनी है, सारे लोग कमेंट करके बताइएगा कि वर्तमान में मध्य प्रदेश की मृत्यु दर कितनी है। सारे लोग कमेंट करके आंसर दीजिएगा, मृत्यु दर वर्तमान में कितनी है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन है जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को कम करता है या तंत्रिका समस्याओं को कम करता है। फ्रेंड्स, अगर आप अभी भी चाह रहे हैं, बहुत सारी लड़कियों को डर लग रहा है कि अब मेरा एग्ज़ाम में क्या होगा, तो अब अगर आप अभी भी चाहेंगे ना और अगर आप अपने दिन रात एक कर देंगे, 8-8 10-10 घंटे की स्मार्ट स्टडी भी करेंगे ना, तो भी आपका एग्ज़ाम निकल सकता है, तो भी आप एग्ज़ाम को पास कर सकते हो। क्योंकि लास्ट में जो खेल गया ना वही मतलब हीरो होता है और वही एग्ज़ाम को फाइट कर पाता है। तो अगर आप अभी भी चाहेंगे ना तो आप भी अभी भी एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि आपको स्मार्ट स्टडी करना है, आपको स्मार्ट स्टडी करना है, टॉपिक वही पढ़ना है जो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपसे हमेशा से कहती आई हूँ, बाल विकास का वो वाला पार्ट मत पढ़ना जो वर्ग 2 और वर्ग 3 का है, जो आप लोगों को वंडूरा और पता नहीं जो बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ाया जा रहा है ना, वो बिल्कुल मत पढ़ना। वहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आते हैं। CDP में विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, गर्भावस्था, नवजात अवस्था, है ना, बाल विकास और इसके अलावा एड्स का क्वेश्चन आ जाता है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का क्वेश्चन आ जाता है, बाल श्रम से क्वेश्चन आ जाता है, बाल देखरेख संस्था से क्वेश्चन आ जाएगा, किशोर न्याय अधिनियम से आ जाएगा।
सीडीपी वाला जो पार्ट है ना बहुत कम आता है, मतलब 1-2 क्वेश्चन, उसके लिए इतना समय बर्बाद मत करना। मेन जो टॉपिक है वही करना। ऐसे ही प्रबंधन में विकास को मेन मतलब रिस्पॉन्स देना। इसके अलावा कुछ बेसिक क्वेश्चन है प्रबंधन में ऐसे आते हैं जैसे कि नेतृत्व हुआ, संचार हुआ, सामुदायिक संगठन हुआ, समाज के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखे गए हैं। तो वहाँ से आपको जो, अगर आप सोचो कि हम नेतृत्व प्रबंधन वाला पढ़ने बैठ जाएं, अभी प्रेरणा प्रबंधन वाला पढ़ने बैठ जाएं, तो वहाँ से नहीं आएगा। इनके मेन जो बेसिक मॉडल है वही करना है। इसके लिए मैंने एक ई बुक तैयार करी है प्रबंधन की, जो या कल या परसों में हम बैच में डाल देंगे। अगर किसी का प्रबंधन तैयार नहीं है तो केवल वही याद करना, वही प्रबंधन का करना। हमारे जो हम जीतेंगे बैच है, हम जीतेंगे बैच में आपको थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यू दिए जाते हैं, और साथ में इसमें आपको ट्रिक भी मिलती है, जो कि 499 वाला पैकेज है। इसमें एमसीक्यू भी है, थ्योरी भी है, ट्रिक भी है, सब कुछ है। जबकि प्रैक्टिस बैच में केवल आपको एमसीक्यू और प्लस टेस्ट हैं। हम जीतेंगे ट्रिक, थ्योरी, टेस्ट सबको संपूर्ण जो है वो हम जीतेंगे बैच है। बाकी प्रैक्टिस केवल आपको थ्योरी में नहीं पढ़ना है, आपको बेदना नहीं, आप कहीं और पढ़ चुके हैं तो आप एमसीक्यू केवल ले लो, और आपको एमसीक्यू भी है तो आप केवल टेस्ट ले लो और कुछ मत लो, और वही पढ़ लो बचे हुए दिन में अगर कुछ भी नहीं पढ़े हो तो। ई बुक हमने इसलिए ही तैयार की है कि अगर किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो बचे हुए दिन में अगर उनको भी रट लोगे ना तो भी आपका एग्जाम निकल जाएगा। और रटने के साथ साथ हम टेस्ट में भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करा रहे हैं, बार बार ऐसे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहे हैं जो एग्ज़ाम में आना ही है और जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये यहाँ इसलिए बता रही हूँ मैं कि आपको अगर अभी भी तैयारी नहीं है और आपको इस प्रकार के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, जैसे कि आपको योजना करना है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की आपको कहाँ से पढ़ें, पूरे के एक जगह पे सारा डाटा मिल जाए, तो हमने 500 प्लस एमसीक्यू बनाए, बस उनको ही कर लो। श्रम नीतियों के हमने करीब 50 प्लस एमसीक्यू बनाए, वो कर लो। श्रम देखरेख जो बाल देखरेख संस्थान है उसके करीब 100 प्लस एमसीक्यू, बस उन्हीं को कर लो। बस इन्हीं को करना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। हम वही करा रहे हैं, हमारे बैच में उन्हीं को रिपीट करा रहे हैं, वही करना है अकेले। ऐसे ही योजना के जो 2000 क्वेश्चन दे रहे हैं उन्हीं को पढ़ लो और कुछ भी मत पढ़ो। कौन सा विटामिन है जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को कम करता है? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को हम एनटीडी बोलते हैं, और इसको कम करता है विटामिन बी9। विटामिन बी9 अगर शरीर में विटामिन बी9 हो गया, विटामिन बी12 हो गया, ये ऐसे विटामिन हैं अगर इनकी शरीर में कमी हो जाए तो ये तंत्रिका तंत्र की समस्या उत्पन्न करती हैं, तंत्रिका तंत्र में समस्या उत्पन्न करती। बात चल रही है विटामिन बी9, तो विटामिन बी9 की जो सामान्य पुरुष को मात्रा आवश्यक होती है वो 300 माइक्रोग्राम आवश्यक होती है। सामान्य पुरुष को कितना चाहिए है? 300 माइक्रोग्राम चाहिए है। सामान्य महिला की बात करें तो सामान्य महिला को विटामिन बी9 220 माइक्रोग्राम चाहिए है। गर्भवती महिला की बात करें अगर हम प्रेग्नेंट वुमेन की, तो प्रेग्नेंट वुमेन को 570 माइक्रोग्राम चाहिए। और बात करें अगर हम धात्री महिला की, धात्री महिला को 330 माइक्रोग्राम चाहिए है। तो इस प्रकार ये विटामिन बी9 की बात है, इतनी मात्रा विटामिन बी9 की चाहिए होता है। 300 माइक्रोग्राम जो पुरुष को चाहिए होता है और महिला को 220 चाहिए होता है, जबकि गर्भवती को सबसे ज़्यादा चाहिए होता है 570, और जो लैक्टिक मदर होती है, धात्री महिला होती है, उसको 330 माइक्रोग्राम चाहिए रहता है। देखिए हमारे बैच में इसमें किस प्रकार से विटामिन करवाए, देखिए इस प्रकार से दे दिया जाता है हर एक विटामिन को। ये बहुत इजी लैंग्वेज है याद करने का, बोल्ड बोल्ड अक्षरों में लिखा हुआ होता है तो याद हो जाता है। कोटि किसका अंग है? शरीर के किस अंग का पार्ट होता है कोटि? तो जो कोटि होता है श्रवण से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? श्रवण से संबंधित होता है, और ये इसका आंतरिक कान का भाग होता है। किसका? आंतरिक कान का भाग कोटि होता है। खोपड़ी की कौन सी हड्डी मूवेबल होती है, मतलब जिसको हम हिला सकते हैं? ऐसी कौन सी हड्डी होती है जिसको हम हिला सकते हैं? तो उसको हम बोलते हैं मैंडिबल। इसको हम खोपड़ी में या जबड़े की हड्डी भी बोलते हैं। ये एकमात्र ऐसी हड्डी होती है जो हिल सकती है। चेहरे के कंकाल की सबसे मजबूत एवं सबसे बड़ी हड्डियों में से एक होती है। खोपड़ी कितनी हड्डियों से मिलकर बनी होती है? खोपड़ी जो होती है 22 बोन या 22 हड्डियों से मिलकर बनी होती है। इसके अलावा खोपड़ी को 2 भागों में बांटते हैं। एक तो बांटते हैं न्यूरोकोरनियम, एक बांटते हैं न्यूरोक्रोनियम, और एक बांटते हैं विसेरोक्रोनियम। एक न्यूरोक्रोनियम में बांटते हैं और एक किस में बांटते हैं? विसेरोक्रोनियम। न्यूरोक्रोनियम और विसेरोक्रोनियम, इस प्रकार से खोपड़ी को 2 भागों में बांटा जाता है, न्यूरोक्रोनियम, विसेरोक्रोनियम। न्यूरोक्रोनियम क्या होता है? मस्तिष्क की रक्षा करता है। मस्तिष्क की रक्षा करता है। और विसेरोक्रोनियम क्या करता है? हमारे शरीर का जो चेहरा है ना उसको बनाता है, जो विसेरोक्रोनियम होता है। इस प्रकार जो खोपड़ी होती है वो 2 भागों से मिलकर बनी हुई होती है। देखिए ये विभागीय योजना है, ये पूरी इस प्रकार से सारे टॉपिक की मिलेंगी। हम जीतेंगे बैच में और प्रैक्टिस बैच दोनों में ये मिलेंगी।
अगला है भारत में परिवार कल्याण कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था। देखो भारत में परिवार कल्याण कार्यक्रम 1952 में आरंभ हुआ था और फिर इसको बढ़ा दिया था। इसको मतलब राष्ट्रीय स्तर पर 1977 में इसको जो पहले इसका नाम परिवार कल्याण कार्यक्रम था और पहले इसका नाम केवल परिवार कल्याण कार्यक्रम था और 1977 में इसका नाम क्या कर दिया था, राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम कर दिया था। मतलब 1977 में इसमें राष्ट्रीय जोड़ दिया था। मैंने परिवार नियोजन का एक पूरा वीडियो ही बनाया है यूट्यूब पर, उसमें परिवार कल्याण कार्यक्रम के बहुत सारे फैक्ट बनेंगे, तो उसके भी मैंने करीब 25-30 क्वेश्चन करवाए क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन आने हैं। तो वो परिवार नियोजन कार्यक्रम सर्च करके आप परिवार नियोजन कार्यक्रम आकांक्षा सर्च करके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा यूट्यूब पर। 2000 में शुरू हुई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में भी प्रजनन को कम करने की बात की गई थी। 2017 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने मिशन परिवार विकास की शुरुआत की। कब की? 2017 में। किसने की? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने भी इसकी शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है एनोक्सिया क्या है। एन मतलब कम होना। एनोक्सिया एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें शरीर के में ऊतकों तथा ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है। मतलब ऊतक में जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एनोक्सिया बोलते हैं। तो एनोक्सिया का अर्थ क्या हो जाएगा? एनोक्सिया का अर्थ हो जाएगा ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी। इसके इलाज के लिए इनहेलर का इस्तेमाल करते हैं। इसके इलाज के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? या तो इनहेलर का इस्तेमाल करते हैं या वेंटिलेटर का इस्तेमाल करते हैं जब एनोक्सिया जैसी स्थिति हो जाती है। एनोक्सिया में या तो इनहेलर का उपयोग करते हैं या किसका करते हैं? वेंटिलेटर का उपयोग करते हैं। गलत प्रसव पीड़ा के लक्षण सभी हैं सिवाय इसके। मतलब इनमें से एक कारण ऐसा है जो गलत प्रसव पीड़ा का लक्षण नहीं है, बाकी सभी हैं। संकुचन के बीच का अंतराल लंबे समय तक रहता है, ये गलत प्रसव पीड़ा का लक्षण है। सिर मुक्त रहता है, ये भी सही है। मल त्यागने के लक्षणों में राहत मिल सकती है, ये ऐसा कुछ मल त्याग का कुछ भी नहीं है। नियमित अंतराल पर पीड़ा होती है, भी सही है। तीसरा इसका कारण हो जाएगा, बाकी सब इसके जो होंगे कारण नहीं होंगे। प्रसव के दौरान गर्भाशय की ग्रीवा यदि गायब हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रसव के दौरान यदि गर्भाशय की ग्रीवा जो होती है गायब हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? अफेसमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अफेसमेंट बोलते हैं। इसको सर्विकल अफेसमेंट भी बोला जाता है। प्रसव के दौरान प्रसव हो रहा और एकदम से गर्भाशय ग्रीवा कहीं इधर उधर हो नष्ट हो जाती है, गायब हो जाती है, तो उसको हम अफेसमेंट बोलते हैं। प्रसव के दौरान सर्विक्स के खुलने और यूटेरस में जाने की घटना, मतलब गर्भाशय ग्रीवा खुल गई और यूटेरस में चली गई है, अंदर चली गई है, तो उसको हम बोलते हैं डाइलेटेशन। यह प्रक्रिया भ्रूण के लिए आसान मार्ग बताती है। तो ये तो अच्छा तरीका है। डाइलेटेशन में गर्भाशय की ग्रीवा खुल जाती है। गर्भाशय की ग्रीवा का नष्ट होना या गर्भाशय ग्रीवा का पकना गर्भाशय की ग्रीवा के पतले होने और छोटा होने को बताता है। ये अफेसमेंट तभी होता है जब गर्भाशय की ग्रीवा बहुत ज़्यादा पतली होती है या गर्भाशय की ग्रीवा बहुत ज़्यादा छोटी होती है, जिसके कारण क्या होता है? जिसके कारण वो गायब हो जाती है या वो दिखती नहीं है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको अफेसमेंट बोलते हैं। जबकि डाइलेटेशन क्या होता है? सर्विक्स जब खुलती जाती है। सर्विक्स को कितने सेंटीमीटर तक खुलना चाहिए? 10 सेंटीमीटर तक सर्विक्स को खुलना चाहिए। आपके लिए क्वेश्चन दे रही हूँ एक। हीमोग्लोबिन बनाने में कितना आयरन आवश्यक है? 1 ग्राम हीमोग्लोबिन बनाने में कितना आयरन आवश्यक है? 1 ग्राम हीमोग्लोबिन बनाने में कितना आयरन आवश्यक है? ये आंसर दीजिएगा मुझे। बहुत सारे वीडियो में मैं बता चुकी हूँ। 1 ग्राम अगर हीमोग्लोबिन बनाना है तो आपको कितने आयरन की आवश्यकता होगी? सारे लोग इसका आंसर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है गर्भाशय में कब फंड्स की ऊंचाई जिफी स्टर्नम तक पहुंच जाती है? गर्भाशय में जो फंडस होता है, फंडस कैसा होता है? ये देखो, मैं एक चित्र बताती हूँ, उसमें आपको समझ में आएगा। ये देखो, ये फंडस होता है। ये देखो, ये 12 सप्ताह हो गए फंडस। ये है ना, ये जिफी स्टर्नम कहलाता है। ये ऊपर वाला जो पार्ट होता है ये जिफी स्टर्नम कहलाता है। सबसे शुरू में ये 12 सप्ताह में यहाँ पर आ जाता है जो गर्भ होता है। फिर ये 14 से 16 में यहाँ आ जाता है। फिर 24 में यहाँ आ जाता है। ये इनको हम बोलते हैं फंडस बोलते हैं। गर्भावस्था की स्थिति को मापने का एक ये तरीका होता है। तो कब फंडस की ऊंचाई जिफी स्टर्नम तक पहुँच जाती है? यहाँ तक पहुँच जाती है पेल्विक के सबसे ऊपरी भाग में। तो ये पहुँच जाती है 36वें सप्ताह तक। 36वें सप्ताह तक ये पहुंच जाती है। ठीक है, तो याद समझ में आया फंडस क्या होता है? ये फंडस की ऊंचाई होती है। ये 12वें सप्ताह में इतनी हो गई,
14वें 16 में इतनी हो गई, 20वें में 24वें में इतनी हो गई, 26वें में इतनी हो गई, 32वें में इतनी हो गई, और जिफनी स्टम्प तक कब तक पहुंच गई है? 36वें सप्ताह तक ये पहुंच गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गर्भाशय में फंडस की ऊंचाई जिफी स्टर्नम तक कब पहुंच जाती है? 36वें सप्ताह तक पहुंच जाती है। फंडस की ऊंचाई को हम मैकडोनल्ड्स नियम द्वारा प्रमाणित करते हैं। गर्भावस्था के दौरान भ्रूण किस प्रकार से वृद्धि कर रहा है, एक नाप होता है कि इस सप्ताह में यहाँ तक तो पहुँच ही जाएगा, एक नाप होता है कि 26 सप्ताह में यहाँ तक पहुँच जाएगा भ्रूण, 24 सप्ताह में यहाँ तक पहुँच जाएगा, एक आकलन रहता है। और बच्चे की वृद्धि का भी तरीका होता है, अगर वो ऐसे नहीं पहुँचता है, ऐसे सही समय पे उस वृद्धि तक नहीं पहुँचता, तो इसका मतलब होता है गर्भाशय सही तरीके से भ्रूण का विकास नहीं होता है। इसमें माँ के गर्भाशय के ऊपर से माँ के प्यूबिक सललाइन के शीर्ष तक मापा जाता है, मतलब माता का यहाँ पे जो पेट का जो प्यूबिक सललाइन होता है वहाँ तक ये नापा जाता है, यहाँ से नापा जाता है। ठीक है, ये इस प्रकार से। तो ये जो यहाँ पे आ गया है उसको बोलते हैं जिफी स्टर्नम, 36वें सप्ताह में ये पहुँच जाता है। अगला है, प्रसव के बाद अगर रक्तस्राव होता है तो उसका कारण क्या होता है? प्रसव के बाद रक्तस्राव का सबसे मेन कारण होता है कि गर्भाशय पर्याप्त रूप से संकुचित नहीं हुआ है। इसको हम गर्भाशय को एटोनी भी बोलते हैं, इसको गर्भाशय एटोनी भी बोलते हैं या एल्टोनिक यूटेरस भी बोला जाता है। इसमें गर्भाशय क्या होता है? पर्याप्त रूप से संकुचित नहीं होता है, जिसके कारण प्लेसेंटा के अलग होने के बाद रक्त वाहिकाओं से खून लगातार बहता रहता है, तो इसको क्या बोलते हैं? अल्टोनिक यूटेरस बोलते हैं। गर्भाशय के 36वें सप्ताह में गर्भाशय कोश शरीर के किस अंग में पहुंच जाता है? अभी मैंने आपको बताया था जिफी स्टर्नम में पहुंच जाता है। 36वें सप्ताह में कहाँ पहुंच जाता है? जिफी स्टर्नम में पहुंच जाता है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। बहुत शानदार क्वेश्चन हमने आज के किए। ठीक 2 घंटे बाद नवजात के मैराथन 200 प्रश्न लेके आऊँगी। नहीं देखे अभी तक तो ज़रूर देखिएगा। न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सारे लोग कमेंट जरूर करके बताइएगा। अगर बैच लेना चाहते हैं तो व्हाट्सअप कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।